क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 प्लस 55 प्लस 555, 5555 एंड सो ऑन। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले 5 कॉमन लेते हैं। 5 जैसे हम कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ क्या 1 प्लस 11 प्लस 111, 1111 एंड सो ऑन। नाउ मल्टीप्लाई बाय 9 with the numerator and denominator। 9 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, then it will be 5 by 9 and 9 99 999 9999 so on। नेक्स्ट स्टेप विल बी 9 को बेटा स्प्लिट किया था मैंने, 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन। 5 बाय 9, इसका बताया था मैंने आपको 10 प्लस 100 1000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। बट ये जो मैंने आपको बताया 1 1 1 1 माइनस 1, इन सब में से जैसे आप माइनस कॉमन लोगे अंदर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 1। इस तरीके से लास्ट तक 1 ही चलता रहेगा। यहाँ पे आके बेटा 5 बाय 9, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीपी की टर्म्स है ये वाली, ये सारी की सारी जीपी की टर्म्स हैं। 10 100 1000 10,000 सो ऑन। यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला लगे बेटा, ए ब्रैकेट आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बताया था मैंने, एन होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप तक। यहाँ पर आगे बेटा 5 बाय 9, यहाँ पे आ गया 10 10 रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 9 एन। बेटा मैंने एलसीएम भी ले लिया। नाउ द फाइनल स्टेप इज 5 अपॉन 81। इसको बेटा ऐसे लिख दो, अंदर कितना आ गया 10 इंटू 10 रेज टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 9 एन। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिकल में आएगा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है बेटा अ फार्मर बाय अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर रुपीज 12,000। रुपीज 12,000 का एक पर्सन ने, एक फार्मर ने ट्रैक्टर परचेज किया। ही पे 6,000 कैश, 6,000 तो उसने बेटा कैश पे किया। ठीक है, अब 12,000, अब उसका बैलेंस कितना रह गया। बैलेंस की बात करते हैं बेटा, 12,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो 6,000 बैलेंस रह गया। अब उसने जो बैलेंस देने के लिए बोला है, उसने जो बैलेंस किस तरह से देगा बैलेंस, वो इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। कहता है 500 रुपीज दूंगा प्लस 12% इंटरेस्ट दूंगा अनपेड अमाउंट पे। तो बेटा ये देखो, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में वो क्या देगा, 500 रुपीज देगा, प्लस क्या देगा साथ में, जो अनपेड अमाउंट है यानी कि जो बैलेंस है इसका कितना परसेंट, 12% इंटरेस्ट देगा इसके ऊपर। तो इसका मतलब पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी, 12% ऑफ 6,000, ये भी साथ में लगेगी। इट मीन्स 500 तो देगा देगा, यानी पहली इंस्टॉलमेंट के 500 प्लस अनपेड अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट, यानी कि 720 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। 1220 रुपीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई बेटा। सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो 500 देगा प्लस 12% इंटरेस्ट देगा किस पे, अनपेड। अब क्या अनपेड कितना है, 5,500। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 500 वो पहले दे चुका है, 500 दे दी ना उसने, तो अनपेड कितना रह गया 5,500। तो 500 तो ये वाला हो गया, प्लस 12% इंटरेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर, किस पर, 5,500 पर। तो कितना आएगा, 660 आ जाएगा बेटा। तो आ गया 1160 सेकंड इंस्टॉलमेंट, दिस इज वन। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी बेटा, 500 ही आएगा, प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन विथ ऑन वॉट, 5,000, क्योंकि उन्हें 500 दोबारा से पे कर दिए। 500 प्लस 600 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1100 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इसी तरह से हमारी एक एपी जनरेट होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1220 कोमा 1160
1100 डॉट डॉट डॉट। अभी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो 6000 बैलेंस था और हर महीने वो 500 रुपीज दे रहा है। तो 6000 रुपीज को अगर वो 500 में डिवाइड करेगा तो 12 इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी। इसका मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है? टोटल इंस्टॉलमेंट वो है कितनी? 12। यानी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 12 हो गई। एन कितना आ गया? 12। फिर हमसे पूछता चला कि आपको ये ट्रैक्टर पड़ा कितना उसे, तो हम क्या करेंगे? सब निकाल देंगे 12 टर्म्स का। S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2a प्लस 11, डी की वैल्यू यहाँ पे 60। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 6। यहाँ पे आ गया 2440 प्लस 660। ठीक है बेटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं पूरा कंप्लीट, तो इसका जो सम आएगा बेटा निकल के आएगा, प्लस करो इनको, 2440। सर -67। अच्छा सर, हमारे पास -60 आएगा। ठीक, बिल्कुल सही बात। जो डी की वैल्यू है बेटा 1160 माइनस 1220 आएगी, तो आंसर आएगा -60। यहाँ पे बेटा -60 लगा लो आप, ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा। तो 2440 में से अगर माइनस करेंगे कितना? 660, तो आएगा 1780। इंटू करेंगे 6, इंटू 6 करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? 10,680। 10,680। और वो 12,000 6,000 पहले दे चुका है ना? तो यानी कि टोटल अमाउंट पेड, पहले उन्हें 6,000 कैश पे करे थे, प्लस 10,680 और दिए उसने, 16,680 रुपीज का उसको टोटल ट्रैक्टर मिल गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 29। A person writes a letter to 4 his friends and asks each of them to copy the letter and mail to 4 different person। एक पर्सन ने अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा, ठीक है? एक पर्सन ने बेटा 4 पर्सन को लेटर लिखा और इन 4 से बोला कि आप भी आगे 4 पर्सन को लेटर लिखो। इन्होंने भी 4 को लेटर लिखा, ठीक है? ये सब बच्चों ने क्या किया? एक 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 लेटर लिखना शुरू किया। तो पहले पर्सन ने कितने लेटर लिखे होंगे? 4 लेटर। उसके बाद इन 4 ने मिलके कितने लिखे? 16 लेटर। फिर आगे कितने लिखे? 64 लेटर एंड सो ऑन। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे? 4 लेटर, यानी कि हर एक पर्सन, अब ये वाले जो 4 पर्सन है बेटा, ये भी ऐसे लेटर लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हर बार क्या होगा? लेटर मल्टीपल होते चले जा रहे हैं, यानी जीपी जनरेट होते चली जा रही है। पहले 4 लेटर लिखे गए, फिर 16 लेटर लिखे गए, फिर 64 लेटर लिखे गए। कहता है ही आस्क ईच ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्संस विद इंस्ट्रक्शंस दैट दे मूव द चेन सिमिलरली। इस तरह से चेन बनती चली गई। assume that the chain is not broken and it costs 50 पैसा मेल टू वन अनदर। यानी कि 1 लेटर मेल कॉस्ट रुपीज 50 पैसा, 50 पैसा की कॉस्ट है एक लेटर को मेल करने में। कहता है फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट, यानी n इज इक्वल टू 8 हो गया। इस तरह से लेके 8 सेट हमें देने हैं, मेल करने हैं। तो क्या करेंगे बेटा? पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो बोलते हैं हम एसएन। एसएन यानी एक एक अंदर ये जीपी जनरेट हो रही है, यहाँ लिख दो कि जीपी के टर्म्स है, ये जीपी जनरेट हो रही है। एसएन का फॉर्मूला लगा दो आप, ए ब्रैकेट आर। यहाँ पे ए कितना है बेटा हमारे पास? 4, और आर भी कितना है हमारे पास? 4, क्योंकि डिवाइड करोगे 4 ही आएगा कॉमन रेशो। ए ब्रैकेट आर रेस टू द पावर, ए ब्रैकेट आर रेस टू द पावर एन -1 अपॉन r-1। ठीक है बेटा। 4 ब्रैकेट 4 रेस टू द पावर 8 -1 अपॉन 4-1। इसे कैलकुलेट कर लेते बेटा, 4/3 तो यहाँ पर आ गया, और 4 रेस टू द पावर 8 को कैलकुलेट करोगे 65536 -1। तो हमारे पास जो आंसर है बेटा 4/3 65535 ये आ गया। इसे अगर हम कट करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15
सॉरी 3 2 6 आएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24, 3 4 12 और 3 5 15। तो जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 87,380, ये आपके पास टोटल लेटर आ चुका है। अब टोटल कॉस्ट निकाल दो बस। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? 87,380 मल्टीप्लाई 50/100 बाय 100, क्योंकि हमने रुपीज को, हमें पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। ये 2 जीरो से बेटा 2 जीरो भी कैंसिल हो गई। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 43,690, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। इतने अमाउंट लगेगा एक दूसरे को लेटर को मेल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा हमसे बोलता है, वो कहता है अ मैन्युफैक्चरर रेकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कॉस्ट रुपीज, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन 15,625 रुपीज है, will depreciate each year by 20%. Depreciation is equal to 20% each year. हर साल 20% डेप्रिसिएशन लगता है बेटा। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद कितनी वैल्यू बैठेगी बेटा, वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से। हर बार जो वैल्यू डिक्रीज होगी बेटा, वो डेप्रिसिएटिंग वैल्यू पे होगी। इसका मतलब क्या होता है? लेट सपोज कि पहले साल जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज थी, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 10% डेप्रिसिएट हो गया होगा। 10% डेप्रिसिएट का मतलब होता है 100 का 10%, यानी कि 10 माइनस हो गए। सेकंड ईयर में जो वैल्यू है वो कितनी है, 90। अब 90 का 10% माइनस होगा, यानी कि 9 माइनस होगा। यानी हर बार जो डेप्रिसिएटिंग वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लगेगी, जो डेप्रिसिएट होकर आई है वैल्यू उस पर लगेगी, यानी कि 81 रुपीज रह गया। थर्ड ईयर के अंदर फिर 8.1% लगेगा, 8.1 यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि 81 का 10% 8.1 होता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से लगता है। तो इसका अगर मैं आपको ये फॉर्मूला समझा दूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ए ब्रैकेट पी, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 - r/100 रेज टू द पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो मैं बताऊं ये फॉर्मूला किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर माइनस में हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ बीच में प्लस आता है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे प्लस आता है, अगर प्लस से यहाँ माइनस हो जाए तो ये एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब वो कहता है हमें अमाउंट निकालना है एक तरह से, कितनी की मशीनरी रह जाएगी। सॉरी, अमाउंट निकालना है ना, तो ए निकालना है बेटा हमें। मशीनरी कितने की है, 15,625, 1 - 20, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, अपॉन 100, कितना टाइम के लिए बेटा, 5 ईयर्स के लिए। 15,625, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 21 25 हो गया, ये आ गया 4/5 रेज टू द पावर 5। और इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 12,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और इंटू 4/5, 5 टाइम्स हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे कट करना शुरू करते हैं बेटा हम। ई से कटेगा, 5 से कटेगा, 3125, फिर 5 से काट दो, 625, फिर 5 से काट दो, 125, फिर आप 5 से कट करो, 25, फिर 5 से कट करो, और यहाँ रह गया सिर्फ 5। यानी कि 4 × 4 × 4 × 4 × 5 अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 5 × 1024, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 5120। इसका मतलब है बेटा आफ्टर 5 ईयर ये वाली वैल्यू मशीनरी की रह जाएगी। 5 साल मशीन यूज करने के बाद ये वाली वैल्यू उसकी रह जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान समझना कि किसी भी एक काम को करने के लिए 150 वर्कर्स है हमारे पास। नाउ देयर आर 150 वर्कर्स। वो क्या कर रहे हैं वो देखिए, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज।
4 workers drop out on second day, 4 more workers dropped out in third day and so on. देखिए बेटा, स्टार्टिंग में हमारे पास 150 वर्कर्स थे, ठीक है। 150 वर्कर एंड डेज के लिए वर्क कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने दिन के लिए कर रहे हैं। बट नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, कंडीशन नंबर 1, सेकंड कंडीशन है कि 150 वर्कर फर्स्ट डे वर्क करते हैं, सेकंड डे 146 करते हैं क्योंकि 4 वर्कर छोड़ गए, 142 फिर थर्ड डे फिर 4 वर्कर छोड़ गए एंड सो ऑन। ऐसा करने से क्या हुआ, इट टुक 8 डेज मोर, जो काम हमारा एन डेज में होना था अब वो काम हमारा n+8 डेज में होगा। जो काम हमारा एन डेज में होना था कितने में होगा, n+8 डेज में। काम उतना ही है, वर्क उतना ही है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीट। कॉन्सेप्ट समझिए इसका पहले। लेट सपोज अगर मान लेते हैं कि कोई पर्सन 10 पर्सन किसी पर्टिकुलर वर्क को 5 डेज में खत्म करते हैं, 10 पर्सन किसी पर्टिकुलर वर्क को 5 डेज में खत्म करते हैं, तो हम जो टोटल वर्क कंसिडर करते हैं वो करते हैं 50, दोनों को मल्टीप्लाई करके। 50 वर्क थे, 10 पर्सन ने एक दिन में 10 एक एक काम अगर सब करेंगे तो एक दिन में वो 10 काम करेंगे और 5 डेज में 50 वर्क खत्म कर देंगे। अब देखो इस केस में 150 डेज थे, 150 वर्कर्स थे और एंड डेज थे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क 150 एन, ये टोटल वर्क हो गया। और सेकंड, ये तो फर्स्ट केस में था, सेकंड केस में अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा बेटा, तो सेकंड केस में टोटल वर्क की जगह यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ तो एपी लग रहा है, तो एपी का सम निकालते थे। एपी का सम भी तो क्या होगा, टोटल सब काम वर्क ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो उसका सम निकालेंगे, कितने डेज है यहाँ पे, n/8, n/8/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n-1 का मतलब होता है ये माइनस इंटू डी, डी कितना है बेटा हमारे पास -4। दोबारा समझ लो, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज सिर्फ एक ही चीज के लिए होते हैं, वो क्या है कि 150 जो डेज है हमारे पास, 150 जो वर्कर्स हैं, अगर वो एन डेज के लिए वर्क करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 150 है। इस तरह से 150 146 वर्कर रह गए, 142 वर्कर्स रह गए। ऐसे करने पे हमारा जो वर्क है वो एन डेज में खत्म नहीं होता, n+8 डेज में खत्म होता है, क्योंकि वर्कर कम होते चले जा रहे हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, इस वाले केस में भी एक एपी जनरेट कर लिया, तो एपी जनरेट करने की वजह से फिर क्या हुआ, हमारे पास सम आ गया n+8/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दोनों ही टोटल वर्क है, क्योंकि काम तो दोनों बराबर ही है ना, काम तो कम नहीं हुए। 300 प्लस n+7 इंटू -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, n+8/2 ब्रैकेट 300 प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस का 4n और माइनस का 28, n+8/2 ब्रैकेट, इनको सॉल्व करेंगे, 272 माइनस 4n, 272 माइनस कितना आ गया बेटा 4n, और ये भी टोटल वर्क है, और जो ये वाला 150 ये भी टोटल वर्क है। आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट कराना है, दोनों को इक्वल रखना है, यानी कि 150n किसके इक्वल रखोगे, n+8/2 ब्रैकेट 272 माइनस 4n, ठीक है।